नमस्कार मित्रों, आप सभी का शून्य एकेडमी के प्रोबेबल 5000 जो प्रोग्राम है आरएस मेंस के लिए 2024 का आपके जो आरएस मेंस होने जाने वाला है उसके लिए इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं विशाल रत्नू, सोशियोलॉजी का जो सेगमेंट है वो आपको इस सीरीज़ के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका 20 मार्क्स का एक सेगमेंट है पेपर फर्स्ट के थर्ड सेगमेंट के अंदर। इसके अंदर आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि सोशियोलॉजी के अंदर अच्छे स्कोर जो है मार्क्स जो है वो सिक्योर किए जा सकते हैं। इसी सीरीज़ के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के और 40 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के करवा कर पूरा सिलेबस को एक तरीके से कवर कर लें और जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने की संभावना रहती है सोशियोलॉजी के अंदर उनको हम इस सीरीज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आज जो टॉपिक ले रहे हैं हम उसमें जाति व्यवस्था जो है अपने सोशियोलॉजी के एक टॉपिक है जाति एवं वर्ग व्यवस्था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिया है वो है आपका आदिम संस्कृति या माना सिद्धांत, प्रिमिटिव कल्चर और द थ्योरी ऑफ माना। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका प्रतिपादक जो है वो हट्टन महोदय है। आपके एक समाजशास्त्री हुए हैं हट्टन, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके प्रोफाउंडर है। इन्होंने नागा जो ट्राइब है आपकी नागा जनजाति के ऊपर अपनी रिसर्च की थी और उसी रिसर्च के दौरान उन्होंने जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत के रूप में ये माना सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो नागा जनजाति है, नागा ट्राइब्स है, वो एक माना जो एक प्रकार की एक ताकत है उसमें ये बिलीव करती है। और ये जो माना ताकत है उस माना ताकत के अंदर क्या देखा उन्होंने कि माना एक प्रकार की रहस्यमयी ताकत है। ठीक है, इस माना के अंदर हम 4 चीज़ें देखते हैं बेसिकली। ये एक प्रकार की रहस्यमयी है, ये अव्यक्तिक है, अलौकिक है और ये पवित्र है। ठीक है, मतलब ये सुपरनेचुरल है, सैक्रेड है और इम्पर्सनल पावर है और ये प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में उपस्थित होती है। उनका ये मानना है किनका, नागा जनजाति का, कि जो माना पावर है वो प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के अंदर मौजूद है। और ये एक जो समूह है उसकी माना ताकत अलग होगी और अन्य जो ट्राइब है या उसी के साथ में अगर कोई अन्य समूह रह रहा है तो उसकी माना जो पावर है वो अलग रहेगी। और ये जो अलग अलग समूह की माना पावर है वो एक दूसरे के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक समूह की जो माना ताकत है वो दूसरे समूह की माना ताकत के विरोधी है और अगर वो उनके संपर्क में आएगी तो वो माना ताकत दूसरे समूह की जो माना ताकत है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगी या फिर अपनी जो माना ताकत है वो अपवित्र हो जाएगी। तो इसी माना ताकत को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जो रूढ़ियाँ, जो रीति रिवाज, जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं उससे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं कौन, हट्टन महोदय। ठीक है, तो ये प्रतिपादक कौन है इनके, हट्टन। ये प्रोफाउंडर इनके हो गए हट्टन, बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ द नागा ट्राइब। ठीक है, माना इज ए मिस्टीरियस supernatural, sacred and impersonal power which is found essentially in everything। कहने का मतलब है अनिवार्य रूप से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में मौजूद होती है। दूसरा है कि माना में विश्वास रखने वाले इसकी पवित्रता और अन्य लोगों से बचाए रखने के लिए द कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बिलीफ इन माना विच अडॉप्टेड अनटचेबिलिटी एंड अदर प्रोहिबिशन इन फूड, मैरिज, कोहैबिटेशन, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर पीपल। मतलब अपनी माना ताकत को बचाने के लिए व्यक्ति जो होता है वह विभिन्न प्रकार से प्रतिषेध अपनाता है, जिसमें आप देखते हैं खान पान, छुआछूत और अन्य निषेध जो है अपनाने से क्या होता है, कालांतर में इससे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत किनका है, हट्टन महोदय का दिया गया है। इसको कहते हैं माना जाति का सिद्धांत या माना का सिद्धांत जाति उत्पत्ति के रूप में हम इसको देखते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको एक तो प्रोफाउंडर का नाम लिखना है
दूसरा किस ट्राइब पे इन्होंने ये इसका रिसर्च किया था, ये क्या इस पे स्टडी की थी, उसके बारे में लिखना है, जो कि है आपके नागा ट्राइब। और उसके बारे में 2 चीज़ें बतानी है आपको। इसको बताने के बाद में आपका आंसर जो है वो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए 3 प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू रिजले व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम? इसमें भी हम बात करते हैं। तो इसमें आपके जो हर्बर्ट रिजले महोदय हैं, इन्होंने मुख्य रूप से आपके 3 फैक्टर बताए हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। फर्स्ट जो ये बताते हैं, रेशियल कॉन्टेक्ट। मतलब नस्ल का आपस में अलग अलग जो रेस है उनका आपस में संपर्क होना। जैसे हम सबको पता है कि आर्य और अनार्य की जो थ्योरी चलती है हमारे भारत के अंदर, जो हमारे मूल रूप से यहाँ के निवासी थे वो द्रविड़ थे, और आर्य जो थे बाहर से आए हुए थे, आक्रांता थे, ऐसा माना जाता था। और इसके बारे में अलग अलग मत भी है। बहुत से लोग जो है आर्यों की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग मत बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जब आर्य यहाँ पे आए और स्थानीय निवासियों को अनार्य कहा जाता है, आर्यों और अनार्यों का जो संपर्क हुआ है उससे कहीं ना कहीं आपके जाति व्यवस्था का उद्भव होना माना जाता है। दूसरा इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू कॉन्टेक्ट। रिजले महोदय बताते हैं कि जो नस्लों का संपर्क हुआ है उसके कारण जो संकरता उत्पन्न हुई है वो, और तीसरा जो है अपनी नस्ल की सुपीरियरिटी, अपनी नस्ल को श्रेष्ठ मानना, फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। ये 3 मुख्य कारण मानते हैं कौन? हर्बर्ट रिजले। किसके? जाति उत्पत्ति के कारणों के रूप में। अगर ये 3 आप बिंदु लिख देते हैं तो आपके 2 मार्क्स मिलने की संभावना पूरी बन जाती है। अगेन हम इनको देखते हैं कि हर्बर्ट रिजले जो है ये क्या चीज़ें मानते हैं जाति उत्पत्ति के बारे में। 3 चीज़ें हैं। रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था के लिए 3 प्रमुख उत्तरदायी कारक है। उन कारकों के रूप में नस्लीय संपर्कों के कारण संकरता और नस्लीय श्रेष्ठता की जो भावना है उसको ये मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजले द 3 मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कास्ट सिस्टम आर रेशियल कॉन्टेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू कॉन्टेक्ट एंड फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो चलते हैं, 3rd क्वेश्चन अपना जो रहेगा वो रहेगा जातिवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कास्टिज्म? जैसा कि मित्रों आपको पता है कि जो अपने भारतीय समाज की एक विशिष्ट व्यवस्था जो है या एक विशेषता है उसे हम कहते हैं जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था के बारे में आप सबको पता ही है, लेकिन ये जातिवाद क्या है? जब भी किसी वर्ड के पीछे वाद लगता है तो वो कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से मोस्टली केसेस जो होते हैं उसके अंदर हमें नेगेटिव फीलिंग देता है। जैसे आतंकवाद है ना, समाजवाद, आपके नक्सलवाद, इसके बाद में संप्रदायवाद। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वाद, तो यहाँ पे जो जातिवाद है उससे क्या मतलब होगा? जातिवाद का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता हो और केवल उसी के हितों के प्रति वो क्या हो? अवेयर हो। अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना, उसके प्रति अवेयर रहना और उसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो प्रयासरत रहता है। और इसके बाद में आगे चल के हम ये देखते हैं कि जब वो अपनी कास्ट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अवेयर होता है और उसके लिए एफर्ट्स लगाता है तो कहीं ना कहीं दूसरी जातियों के जो हित होते हैं उनकी वो उपेक्षा करता हुआ नज़र आता है। तो मुख्य रूप से आपके कास्टिज्म की परिभाषा के रूप में आप कुछ कहना चाहें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा कि अपनी जाति या उपजाति के प्रति अत्यधिक निष्ठा और अन्य जातियों के हितों की परवाह न करते हुए जातिवाद न करना जातिवाद कहलाता है। और इसमें जो है आपके न्याय, समानता और सार्वभौमिक भाईचारा जैसे स्वस्थ सामाजिक मानक जो होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। एक्सेसिव लॉयल्टी टुवर्ड्स
one's own caste or subcaste and not caring about the interest of other caste is called casteism. मुख्य रूप से क्या हो गया, अपनी जाति के हितों के प्रति परवाह करना और अन्य के हितों की उपेक्षा करना. This leads to neglect of healthy social standards of justice, equality and universal brotherhood. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो आपके है इसमें चलते हैं हम आगे. वर्ग का निर्माण मुख्यतः किन आधारों पर होता है? ऑन व्हाट बेसिस इज ए क्लास फॉर्म्ड? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, वर्ग और जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज के अंदर प्राय हमें देखने को मिलती है. जहां जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है, वहीं वर्ग व्यवस्था जो है वो एक खुली व्यवस्था है. तो जाति व्यवस्था जो है वो आपके जन्म आधारित है, जबकि वर्ग व्यवस्था जो है वो आपकी कैसी है, कर्म आधारित व्यवस्था है. आप अलग अलग प्रकार के वर्ग देखते हैं, जैसे कि आय के अनुसार हम देखें तो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग. इसके अलावा आपके जो दूसरा हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने अवधारणा दी थी, उसमें दो वर्ग मुख्य रूप से देखे थे उन्होंने, बुर्जुआ और सर्वहारा. तो कहीं ना कहीं आपके वर्ग की जो अवधारणा है वो यूरोप से आती हुई हमें दिखती है, और कार्ल मार्क्स के द्वारा ही जो सर्वप्रथम वर्ग की परिभाषा भी दी गई थी. हमारा यहाँ प्रश्न क्या है, मुख्य रूप से आरपीएससी के अंदर जब आंसर देते हैं तो हमें एक मुख्य चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पूछा जाता है आपको उसी का आंसर टू द पॉइंट देना होता है. अगर आपके पास कोई एक्सेसिव नॉलेज है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपके पास जो स्पेस होता है उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं यहाँ पे. लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि हमें पहले जो पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आंसर देना है. ठीक है, इसके बाद में अगर कुछ होता है तो आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देते हैं कि आपका जो वर्ग है उसका फॉर्मेशन जो है वो किस आधार पे होता है. एक आप फैक्टर देखते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर जिसे हम आर्थिक कारक कहते हैं. दूसरा आपका शिक्षा हो गया, जैसे आप शिक्षा के आधार पे कई सारे वर्ग बनते हुए देखते हो, इंजीनियर वर्ग हो गया है ना. आपका जो सिविल सेवा या सिविल सेवक का जो वर्ग है वो हो गया. इसके अलावा आप देखते हो कि बेरोजगार वर्ग हो गया. उसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षक वर्ग, इंजीनियर वर्ग. इसी प्रकार से आप और अलग अलग कई प्रकार के वर्ग देखते हैं. तो शिक्षा भी एक आधार हो गया. उसके बाद में हो गया धन. इसके अलावा आपके व्यवसाय हो गया, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है आप, या फिर बिजनेसमैन है, या फिर वही बेरोजगार है, या फिर आप नौकरी पेशा वर्ग में हैं. इसके अलावा जो एक वर्ग का एक कारक और होता है, कारण, या फिर आप कह सकते हो कि आधार जो है वो आपका कहलाता है सामाजिक स्थिति या सामाजिक प्रभाव. ये सारे आपके जो है कारण देखे जा सकते हैं किसके, वर्ग निर्माण के, या फिर आधार देखे जा सकते हैं. अब ये वर्ग जो आधार है इनके कारण होता क्या है, इसके साथ में आप लिख सकते हो कि जो वर्ग का बनाने का जो आधार है, जो आपके क्लास का फॉर्मेशन करता है, वो क्या चीज़ प्रभावित करता है, वो आपके प्रभावित करता है धन, शक्ति और लोगों को सामाजिक शक्ति के रूप में प्रभावित करता है. है ना. आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति व्यवसाय के प्रति अत्यधिक निष्ठा और आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा, धन और सामाजिक प्रभाव के आधार पर एक वर्ग का निर्माण होता है. अ क्लास इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, वेल्थ एंड सोशल इन्फ्लुएंस. इट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंस इन इनकम, पावर एंड लाइफस्टाइल. इनकम, पावर एंड लाइफस्टाइल. वर्ग जो है एक प्रकार से नवीन अवधारणा है, और वर्ग जो है आपको मुख्य रूप से शहरी जो संस्कृति होती है उसमें आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलता है. तो ये क्या क्या प्रभावित करता है, इनकम, पावर एंड लाइफस्टाइल. शेपिंग सोशल हायरार्की एंड ग्रुप आइडेंटिटी विद इन सोसाइटी. ये आपके सोसाइटी के अंदर क्या करता है, समाज के भीतर एक सामाजिक पदानुक्रम और सामूहिक पहचान को आकार देता है. किसके आधार पर, आय, शक्ति और जीवन शैली में अंतर के आधार पे.
तो आपके जब प्रश्न पूछा जाए कि वर्ग बनने के आधार क्या क्या है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, उसके बारे में हम देखते हैं कि वर्ग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्लास, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सभी को आता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, है ना। वर्ग एक प्रकार का सामाजिक समूह है जो न तो कानूनी रूप से परिभाषित होता है और ना ही धार्मिक रूप से स्वीकृत। मुख्यतः यह समान पद पर कार्यरत लोगों का एक समूह है जो कि प्राथमिक रूप से सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर आधारित होता है। चाहे तो आपको इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वर्ग जो है यह एक प्रकार से अर्जित परिस्थिति होती है जो सामान्यतः समाज के अंदर रहने वाले समान परिस्थिति वाले लोगों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो एक समान परिस्थिति के अंदर अपनी आय, शिक्षा या पदीय परिस्थिति को धारित करते हैं, वह मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जिसे प्राय वर्ग कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से आप इसकी परिभाषा को दे सकते हैं। क्लास इज ए टाइप ऑफ सोशल ग्रुप दैट इज नाइदर लीगली डिफाइंड नॉर रिलीजियसली सैंक्शनड बट इट इज primarily a group of people in similar position based on social economic criteria। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए है कि जाति एवं वर्ग के अंदर संबंध बताइए। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको आलोचनात्मक या जो आपके क्रिटिकल थॉट है, क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा इसमें जाति और वर्ग व्यवस्था को। इसके अंदर आपको रिलेशन बताना है जाति और वर्ग के बीच में। रिलेशन यहाँ पे हम 2 प्रकार से बता सकते हैं, या तो जाति और वर्ग जो है वो दोनों ही एक है या समान रूप से परिभाषित कर सकते हैं, या फिर हम ये बताएंगे कि जाति अलग है और वर्ग अलग है। चूँकि हम देखते हैं कि जाति और वर्ग के अंदर दोनों के अंदर ही कुछ समानताएं देखने को मिलती है और जाति और वर्ग के बीच में अंतर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से अटेंड करेंगे कि कुछ जो समाजशास्त्री है जो ये कहते हैं कि जाति और वर्ग दोनों ही एक है या समान है, तो पहले हम उनको कोट करते हुए लिखेंगे, उनकी जो वक्तव्य है उनको हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे। और उसके साथ में ऐसे कुछ जो समाजशास्त्री है जो ये कहते हैं कि जाति पूरी अलग है और वर्ग अलग है, तो उनको हम उन्हीं की बात के रूप में, उन्हीं के वक्तव्य के रूप में हम लिख के बताएंगे, तो हो सकता है हमें अच्छे मार्क्स मिले। अब जाति और वर्ग के बारे में हमें सबसे पहले एक चीज़ लिखनी है कि सामान्यतः दोनों ही एक है ना। सामान्यतः दोनों अलग अलग है तथा इनमें अंतर भी पाया जाता है, परंतु भारतीय समाज में दोनों इस प्रकार एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, है ना। हमारे जाति व्यवस्था के साथ साथ भी हम देखते हैं कि जैसे मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट वर्ग है या हम जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, RS एस्पिरेंट भी क्या एक प्रकार से वर्ग है, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं अपनी जातिगत पहचान को भी वर्तमान में भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण परिदृश्य में हम देखें तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी आय के आधार पे एक वर्ग में आते हैं, रोजगार के अनुसार एक वर्ग के अंदर आते हैं, लेकिन साथ में अपनी जाति को भी शामिल किए हुए हैं। अभी अपनी परिस्थिति जो है वो जातिगत भी रखते हैं और जातिगत जो विशेषताएं हैं उसको भी वो साथ साथ में कैरी कर रहे हैं। तो भारतीय समाज में ये कह सकते हैं हम कि जाति और वर्ग दोनों अलग अलग है तथा इसमें अंतर पाया जाता है, परंतु भारतीय समाज में दोनों इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि इन्हें अलग करना कठिन है। तो विभिन्न विद्वानों के मत इसमें क्या कहते हैं। सबसे पहले GS गुरिये, MS श्रीनिवास जाति और वर्ग व्यवस्था को दोनों को अलग अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सदस्यता जो है वो जन्म एवं योग्यता के आधार पर है। जैसे कि हमें पता है कि जो वर्ग है वो अर्जित परिस्थिति के आधार पर होती है, एक्वायर्ड स्टेटस है, योग्यता आधारित है, जबकि जाति जो है वो क्या है, जन्म से है, प्रदत्त परिस्थिति है ना। आपने किसी कास्ट के अंदर जन्म ले लिया, उसके लिए आपका कोई एफर्ट्स नहीं है, जबकि जो वर्ग है उसमें शामिल होने के लिए आपके एफर्ट्स मायने रखते हैं। आप अगर एफर्ट्स करेंगे तो ही आप किसी वर्ग में शामिल हो सकते हैं, और अगर आपके एफर्ट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लगते हैं तो आप अपने वर्ग को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि हम सभी जो हैं वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मध्यम आय वर्ग के श्रेणी में आते हैं।
मान लीजिए हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो आपका जो मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसमें आप यूनिकॉर्न जो एक कैटेगरी है उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आप उच्च आय वर्ग में शामिल हो जाएं, या फिर आप लोगों में से जो एस्पिरेंट है उन एस्पिरेंट में हो सकता है कि कुछ लोग सेलेक्ट हो जाए और आरएस बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए। तो आप लोगों के जो एफर्ट्स है, आपकी जो योग्यता है, उसके आधार पे आप किस में पहुंच जाएंगे, सिविल सेवक वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो जीएस गुरिये और एमएन श्रीनिवास इसके विरोधी है, क्योंकि ये मानते हैं कि सदस्यता है जो दोनों की डिफरेंट तरीके से मिलती है। माइकल यंग जो है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मंग की जगह यंग है ना, माइकल यंग, ये कहते हैं कि जाति जो है वो जमीन से जुड़ी हुई है, मतलब ग्रामीण कृषक समाज की विशेषता है उससे पैदा होती है, जबकि वर्ग जो है वो किससे जुड़ी हुई है, मशीन से, जो मुख्य रूप से किससे है, नगरीय श्रमिक से जुड़ी हुई है। अतः दोनों क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे हमें दो मत याद रखने हैं, एक जीएस गुरिये और श्रीनिवासन जी है जो ये कह रहे हैं कि जाति और वर्ग जो है दोनों अलग अलग है, कास्ट एंड क्लास दोनों अलग अलग है, क्योंकि इनकी जो सदस्यता है वो अलग प्रकार से मिलती है। जाति की मिलती है जन्म के आधार पे, वर्ग की मिलती है योग्यता के आधार पे। दूसरे हैं आपके माइकल यंग, वो क्या कहते हैं कि जाति जमीन से जुड़ी हुई है, जो मुख्य रूप से आपके ग्रामीण कृषक समाज है उसकी विशेषता है, और वर्ग जो है मशीन से जुड़ा हुआ है, जो नगरीय समाज या नगरीय श्रमिक है उससे जुड़ा हुआ है। अतः दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट जो है आपके रोमिला थापर। रोमिला थापर जी ये कहते हैं कि दोनों ही एक है या दोनों एक हो गए हैं। क्यों, या ऐसे कौन से आधार है जिनके आधार पे ये कह रहे हैं? तो इनका कहने का मतलब है कि दोनों में एकीकरण, शक्ति और गतिशीलता पाई जाती है। दोनों में एकीकरण, शक्ति और गतिशीलता पाई जाती है, रोमिला थापर कहते हैं। इस आधार पे कहते हैं कि जाति और वर्ग जो है दोनों एक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जाति और वर्ग में संबंध क्या है, तो हम उसी को डिफाइन करते हुए चल रहे हैं आगे, ठीक है। आधुनिक जो आपके समाजशास्त्री है जैसे दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह, ये क्या बता रहे हैं कि अब जाति और वर्ग अलग अलग ना होके ये इन दोनों ने क्या कर दिया है, गठबंधन बना दिया है। जाति और वर्ग ने क्या कर दिया है, गठबंधन बना दिया है। जैसे आपके चलती है ना गठबंधन की सरकारें, उसी प्रकार से जाति और वर्ग के बीच में भी क्या हो गया है, गठबंधन हो गया है। तो ये गठबंधन के बाद में क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में जो जातियां हैं वो मिलके वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ वर्ग मिलके अपने आप को जाति के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। है ना बड़ी विचित्र व्यवस्था। तो देखिए कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है कि कुछ क्षेत्रों में जातियां वर्ग के रूप में कार्य कर रही है। जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर कुछ जातियां जो है वह वर्ग का निर्माण कर रही है, और वहीं कुछ क्षेत्रों में वर्ग जो है जाति के रूप में, जैसे कि आपके बिहार है उसमें अगड़ी जाति और दलित जाति, अगड़ी जाति और दलित जाति। अब अगड़ी जाति के अंदर बहुत से जो वर्ग है वो शामिल है, वो अपने आप को अगड़ी जाति के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि कुछ जो वर्ग है जो दलित जाति के रूप में अपने आप को वहाँ पे वर्ग, लेकिन बन किसके रूप में अपने आप को प्रदर्शित किस रूप में कर रहे हैं, जाति के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन आपका क्या रहेगा कि वर्तमान में अलग अलग मत जो है अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया जा रहा है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके बारे में आपने बता दिया कि भारतीय समाज के अंदर क्या है, व्यवस्था क्या है, दोनों अलग अलग है, लेकिन भारतीय समाज के अंदर ये इतने घुल मिल गए हैं कि इनके बीच में अंतर करना कठिन है। फिर आपको अलग अलग पॉइंट के रूप में सबसे पहले जीएस गुरिये जी और श्रीनिवास का जो मत है उनको लिखते हुए चलना है, फिर माइकल यंग क्या बताते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट आपको रोमिला थापर जो 3 चीज़ें बताती है, क्या, एकीकरण, शक्ति और गतिशीलता। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एकीकरण का मतलब होता है एक होना, है ना। जाति, एक जो जाति है वो अपने आप को एकीकृत रखती है, उसी प्रकार से वर्ग जो है वो भी अपने आप को एकीकृत रूप से या एकीकरण की भावना उसमें भी पाई जाती है। और जब एकीकरण होगा, लोग इकट्ठे होंगे, समूह में होंगे, तो उससे क्या पैदा होती है, शक्ति, पावर जनरेट होती है उससे, है ना, या पावर की फीलिंग जनरेट होती है। और उस पावर और शक्ति के रूप में आप देखते हैं कि उसके कारण उसी में गतिशीलता भी देखने को मिलती है। जाति के अंदर और वर्ग के अंदर क्या देखने को मिलती है, गतिशीलता। तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं वो दोनों ही जाति और वर्ग के रूप में देखने को मिलती है। तो रोमिला थापर कहती है कि दोनों ही क्या है, एक है। और नेक्स्ट जो आधुनिक इतिहासकार है जैसे दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह, ये बताते हैं कि जाति और वर्ग अब एक या अलग होने के अलावा यहाँ पे गठबंधन भी बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो है इसी को हम थोड़ा सा अंग्रेजी माध्यम के दो बच्चे हैं उनके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि जनरली बोथ आर डिफरेंट एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन देम, बट इन इंडिया या इंडियन सोसाइटी बोथ हैव मिक्सड विथ ईच अदर एंड दे हैव टू बी सेपरेटेड। ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स क्या क्या है? सबसे पहले देखते हैं GS गुरिये, MN श्रीनिवासन, ओपोज्ड बिकॉज मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन बर्थ और मेरिट। सेकंड है आपके माइकल यंग, इसमें क्या है कि कास्ट अराइजेज फ्रॉम लैंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल पीजेंट सोसाइटी एंड क्लास फ्रॉम मशीन अर्बन वर्कर्स। थर्ड वन कौन है? रोमिला थापर, ये कास्ट क्लासेज हैव बिकम वन बिकॉज इंटीग्रेशन पावर मोबिलिटी इज फाउंड इन बोथ। ठीक है। और लास्ट वन क्या है? मॉडर्न आपके सोशियोलॉजिस्ट जो है वो क्या कहते हैं? दीपांकर गुप्ता एंड योगेंद्र सिंह, कास्ट क्लास अलायंस बन चुका है ना। इसमें क्या है? इन सम एरियाज कास्ट वर्क एज ए क्लासेज, जैसे कि पंजाब हरियाणा कास्ट टुगेदर फ्रॉम कास्ट टुगेदर फॉर्म क्लासेज, एंड इन सम एरियाज क्लास वर्क्स एज कास्ट लाइक बिहार फॉरवर्ड कास्ट एंड दलित कास्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था पर लुई ड्यूमोंट के विचार बताइए। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ लुइस ड्यूमोंट ऑन कास्ट सिस्टम। देखो आरपीएससी की जो पेपर सेटर है, प्रोफेसर साहब है, उनकी एक आइडियोलॉजी रहती है। उनको ऐसे जो वर्ड है जो थोड़े हटके हो, अलग से हो, उन अलग हटके जो वर्ड है उनको लेके क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है उनको, है ना। तो हमारे भी यहाँ पे एक संभावना बनती है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए जाति व्यवस्था के अंदर। तो आपके ये लुइस ड्यूमोंट ये जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार रखते हैं, इसको आपको 5 मार्क्स के अंदर बताना है। देखो अगेन वही बात आती है कि जो बाहर के समाजशास्त्री जिन्होंने भारतीय समाज को पढ़ना चाहा, इसको समझना चाहा, तो वो पूरे तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, लेकिन बेसिकली जो चीज़ें हैं जो उन्होंने बाहर से ऑब्जर्व की है वो ज़रूर हमें बताते हैं। लुइस ड्यूमोंट जो है जब भारतीय जाति व्यवस्था की उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उन्हें यह देखने को मिलता है कि भारतीय समाज जो है एक प्रकार से एक धार्मिक समाज है, जिसमें जाति व्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से किस पे बेस्ड लगती है उनको? पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट, है ना, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। और वो ये मानते हैं कि जो कास्ट जितनी ज़्यादा प्योर है वह अपने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो बना हुआ है उसमें उतने ही ऊपर या अपर लेवल पे है, और जो कास्ट जितनी इम्प्योर है उतनी ही वो क्या है, लोअर लेवल पर उसका जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसके अंदर वो निचले पायदान पे मौजूद होगी। अब देखने वाली बात इसमें यह भी है, वो ये भी बताते हैं कि उच्च स्तर की जो जातियां हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जातीय संस्तरण के अंदर उच्च परिस्थिति में है ना, मान लीजिए कोई कास्ट जो है, ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे अपने क्या बना हुआ है, पदानुक्रम बना हुआ है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया हुआ है कास्ट सिस्टम के बेस पे अपने भारतीय समाज का। तो जो कास्ट जितनी प्योर है वो उतने ही अपर लेवल पे होगी, और जो जितनी इम्प्योर है वो उतने ही लोअर लेवल पे होगी। अब ये जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है वो इस पे है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस कास्ट का है वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, क्योंकि बेसिकली जो जाति व्यवस्था है वो कार्य से रिलेटेड है ना, व्यवसाय या पेशेगत व्यवस्था से रिलेटेड है। उसका बेस एक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नहीं होके आपके क्या कह सकते हैं इसको, पेशागत है। और जो जिस कास्ट का व्यक्ति है वह अगली जो पीढ़ी आएगी वो उसी प्रकार का कार्य करेगा जैसा कार्य उसकी जाति जो है वो करती है। जैसे कि हम बात करें जो मेटल से रिलेटेड कार्य करने वाली कास्ट है, जैसे लोहार हो गई, तो ये माना जाता है कि लोहार का जो बच्चा है वो क्या, जाति व्यवस्था की जो शुद्ध व्यवस्था है उसमें हम क्या मानते हैं कि जो लोहार है वो क्या करेगा, लोहार का कार्य करेगा। सोनार है वो क्या कार्य करेगा, सोने से रिलेटेड कार्य करेगा। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है ये क्या है,
पेशेगत व्यवस्था है, जाति व्यवस्था। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो अपर कास्ट है या जो प्योर कास्ट है उसकी प्योरिटी तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि इम्प्योर समझे जाने वाले कार्य करने के लिए कोई न कोई कास्ट या कोई न कोई व्यक्ति मौजूद हो, तभी तो उनकी प्योरिटी रह सकती है, बनी हुई रह सकती है ना। तो ये लुई ड्यूमॉन्ट है, वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं और यही हमें समझाते हैं कि भारतीय समाज जो है वो मुख्य रूप से प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस्ड पर एक रिलीजियस समाज है, रिलीजियस सोसाइटी है भारतीय समाज। और इसमें जो प्योर है ज़्यादा वो उतने ऊपर के लेवल पे है, जो इम्प्योर है वो उतने ही निम्न पायदान पे है। और उच्च पदानुक्रम पे जो मौजूद जातियाँ हैं उनकी प्योरिटी तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि अपवित्र समझे जाने वाले कार्य करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति मौजूद हो। ठीक है, इसके बाद में ये बताते हैं कि जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी दो प्रकार से है, एक है स्थायी और एक है अस्थायी। जो जातियाँ पवित्र समझी जाती है या फिर उच्च परिस्थिति में है वो जातियाँ में अस्थायी रूप से इम्प्योरिटी आती है। और वो कब आती है? जन्म और मृत्यु के समय। जैसे कि हम देखते हैं प्राय कि हमारे भारतीय समाज में जब कहीं पे भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी घर में किसी का देहांत हो जाता है तो वहाँ पे एक सूतक, ये वर्ड हम जनरल भाषा में यूज़ लेते हैं, सूतक लग जाता है ना। उस वक्त आपके घर में जो है आपकी जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो प्राय नहीं किए जाते हैं, तो वो एक रूप से अस्थायी आपके अपवित्रता आ जाती है। और दूसरी है इम्प्योरिटी, जो जिसे हम कहते हैं स्थायी रूप से, और वो कहाँ होगी? ऐसी जातियाँ जो अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों को करती है। तो आपके ये लुई ड्यूमॉन्ट साहब है, उनके विचार इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं इसमें आपके कि जो विवाह है उनके भी वो दो प्रकार बताते हैं, है ना। दो प्रकार के विवाह प्रचलित बताते हैं, एक तो है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो स्त्री है या जो महिला है वो प्राय निम्न जातियों से रिलेटेड होती है और पुरुष जो होता है वो उच्च जातियों से रिलेटेड होता है। वहीं प्रतिलोम प्रकार का जो विवाह है उसके अंदर क्या होता है कि महिला जो है वो उच्च परिस्थिति वाली जातियों से बिलोंग करती है और पुरुष जो होता है निम्न परिस्थिति वाली जातियों से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट और लास्ट में यहाँ पे जो ये बताते हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे भोजन भी दो प्रकार से प्रचलित है। खाना जो है भोजन वो भी दो प्रकार से बनता है, एक है कच्चा भोजन और दूसरा है पक्का, है ना। कच्चा भोजन किस में बनाएंगे? पानी के अंदर, और पक्का किस में बनाएंगे? देसी घी के अंदर। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कच्चा भोजन जो है अन्य जातियों द्वारा पानी में पकाया जाता है और ब्राह्मण है वो इसे नहीं खाते हैं। तो ब्राह्मण देवता क्या खाते हैं? पक्का भोजन, और वो भी किसके द्वारा? स्वयं द्वारा घी में पकाया जाता है। और वो कहाँ खाएंगे? किसी भी स्पृश्य जाति के घर पर खाया जा सकता है। और कुछ स्थानों पर ऊंची जातियाँ हैं वह निम्न या निचली जातियों के यहाँ से पानी तो ले सकती है, क्योंकि पानी का जो है सोर्स है वो आपके लिमिटेड है ना। पानी तो ले सकती है परंतु भोजन नहीं, मतलब वहाँ से पानी लेगी और अपना भोजन स्वयं बनाएगी। यद्यपि सभी जातियों के लिए जल के स्रोत समान ही है। तो मोटे मोटे तौर पे हम देख सकते हैं कि लुई ड्यूमॉन्ट जो है उनके विचार जाति व्यवस्था के बारे में क्या है ना। अगेन इसको वापस समराइज करते हैं कि इंडिया इज ए रिलीजियस सोसाइटी विच इज गवर्न्ड बाय द प्योर स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम, और this caste stratification is based on the ideology of purity and impurity. The one who is more pure is the higher level in the caste stratification. मतलब जो जितना प्योर है वो उतना ही हायर लेवल पे है, एंड द वन हु इज इम्प्योर और अनटचेबल इज द लोअर लेवल। अगेन वो बात करते हैं द प्योरिटी ऑफ द अपर कास्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन डज द वर्क्स विच इज कंसिडर्ड इम्प्योर्ड बाय द कास्ट, है ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए इम्प्योर समझे जाने वाले कार्य करने के लिए मौजूद ही नहीं है तो वो कौन करेगा? जो प्योर या प्योरिटी के रूप में जो व्यक्ति है वो करेगा। तो इम्प्योर कार्य करने वाला अगर प्योर व्यक्ति है और प्योर कास्ट से रिलेटेड व्यक्ति है वो अगर इम्प्योर समझे जाने वाले कार्य करेगा तो उसका जो है लेवल डिग्रेड हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन तभी बना रह सकता है, लुई ड्यूमॉन्ट के विचार हैं
कि ये तभी बना रह सकता है जब तक कि ऐसे लोग मौजूद हो जो इम्प्योर समझे जाने वाले कार्य करते हो। इम्प्योरिटी इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ टू टाइप्स, है ना, एक है टेम्पररी एंड दूसरी है परमानेंट। अकॉर्डिंग टू टेम्पररी, पीपल अफेक्टेड बाय द इवेंट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ आर कंसिडर्ड अनटचेबल, एंड अकॉर्डिंग टू परमानेंट, लोअर कास्ट आर कंसिडर्ड परमानेंटली अनटचेबल। उनको परमानेंटली क्या माना जाता है? अनटचेबल माना जाता है। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ मैरिज आर प्रिवलेंट इन द कास्ट सिस्टम। इन अनुलोम मैरिज, द girl is of lower caste, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and the boy is of higher caste, Brahmin. And in Pratilom marriage, the boy is of lower caste and the girl is of higher caste. जैसे कि आपको पता होता है कि जो शादी है हमारे भारतीय समाज के अंदर, शादी होने के बाद में महिला जो है, गर्ल जो है, अपनी कास्ट और अपनी जो स्टेटस है उसको पीछे छोड़ आती है और किसको कैरी करती है? अपने हस्बैंड की जो कास्ट है या उसकी जो स्टेटस है उसको वो कैरी करती है आगे आने वाली पीढ़ियों के रूप में, है ना। नेक्स्ट वो बताते हैं कि टू टाइप्स ऑफ फूड आर आल्सो प्रिवलेंट। कच्चा फूड इज कुक्ड इन वाटर बाय द अदर कास्ट एंड ब्राह्मण्स डू नॉट ईट इट, एंड पक्का फूड इज कुक्ड बाय देम इन घी विच कैन बी ईटन एट द हाउस ऑफ एनी टचेबल कास्ट। इन सम प्लेसेज अपर कास्ट कैन टेक वाटर फ्रॉम लोअर कास्ट बट नॉट फूड, although the source of water is same for all castes। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू।